इजाजत। नमस्कार। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। इसके नाम की जो आग होती है उसे बुझाना होगा। सबसे पहले पूरे भारतवर्ष को जगाना होगा। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। And they will come back at us stronger than ever. हमला बड़े पैमाने पे करना होगा। अगर हम असफल हुए बिना अपनी योजनाओं पर डट कर तो हमारे देश पर स्वराज का सूरज बहुत जल्द उठेगा। स्वराज में देखिए कन्हई लाल और सत्येंद्र नाथ की कहानी। जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, उनका सहारा बना है नाडियाड का दिकरानू घर। नागपुर में फैमिली कोर्ट के सदस्य और जजों ने शुरू की एक अनूठी पहल। असहाय महिलाओं को बना रहे हैं सशक्त और समर्थ। मिलवाएंगे अपने लिबास से लोगों को आकर्षित करते एक बुजुर्ग से, जिनके हर वस्त्र पर लिखा है एक खास स्लोगन। दिखाएंगे आपको केरल के एक शिक्षक रफी रामनाथ की प्रेरणादायक कहानी, जिन्होंने मियावाकी तकनीक से बंजर जमीन को बनाया है घना जंगल। होंगी और भी अच्छी खबरें, देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कर्नाटक के हम्पी में आज से शुरू हो रही G20 संस्कृति कार्य समूह की 4 दिवसीय बैठक। G20 सदस्यों सहित 43 देशों के प्रतिनिधि बैठक में लेंगे भाग। सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण जैसे तमाम विषयों पर होगा मंथन। – 2024 के आम चुनाव के मद्देनजर भाजपा मिशन मोड में कर रही है काम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी नई दिल्ली के छतरपुर में एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। रेलवे ने अनुभूति और विस्टाडोम कोच सहित एसी सिटिंग अकोमोडेशन वाली सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास में छूट योजना शुरू की। यात्रियों को मूल किराए पर अधिकतम 25% तक की मिलेगी छूट। उत्तर भारत के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा। मौसम विभाग ने कहा अन्य राज्यों में भी सक्रिय मानसून का असर देखने को मिलेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। कश्मीर में लगातार हो रही बारिश के कारण पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा आज भी अस्थायी तौर पर स्थगित। वहीं मौसम विभाग ने 24 घंटे तक बारिश का अलर्ट किया जारी। खेल की खबरों में कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने फाइनल में किया प्रवेश। वहीं पीवी सिंधु सेमीफाइनल में हारकर प्रतियोगिता से हुई बाहर। और 4 महीने बाद मैदान पर उतरेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। 3 T20 मैच की सीरीज के पहले मुकाबले में आज बांग्लादेश से होगी भिड़ंत।
नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे और बात करेंगे G20 कार्य समूह की तीसरी बैठक से। जी हां, कर्नाटक के हम्पी में आज से G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू होगी। इस 4 दिवसीय बैठक में 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि बैठक में भाग लेंगे। बैठक में सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण जैसे तमाम विषयों पर मंथन होगा। हम्पी एक प्रमुख पर्यटन स्थल और विरासत केंद्र है। हम्पी में G20 प्रतिनिधियों के लिए एक लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया जाएगा। संस्कृति कार्य समूह की बैठकों में 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को मुख्य रूप से शामिल किया गया है, जिनमें सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और पुनर्स्थापन, सतत भविष्य के लिए हेरिटेज का उपयोग, सांस्कृतिक व रचनात्मक उद्योगों और रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाना शामिल है। और हम्पी G20 संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करने के लिए हम्पी पूरी तरह से तैयार है। बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कई प्रतिनिधि शामिल होंगे। आइए देखते हैं हम्पी से एक खास रिपोर्ट। मेरे पीछे ये विशाल और शक्तिशाली पत्थर के इस रथ को देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त हम्पी में खड़ी हूँ। हम्पी वो शहर जो 15वीं सदी में कभी विश्व का पहला हिंदू साम्राज्य माना जाता था, विजयनगर एम्पायर की राजधानी। और आज हम्पी विश्व भर में संस्कृति, कला और भारत की अद्भुत धरोहर का एक चिन्ह और निशान है। यूनेस्को ने हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है और ये जो पत्थर का रथ है, ये एक चिन्ह है विश्व भर में। हम्पी की पहचान आज भी याद दिलाती है, हम्पी की पहचान को जिंदा रखता है। और इसी हम्पी में हो रहा है तीसरा कल्चरल वर्किंग ग्रुप का G20 सम्मेलन। ये तीसरा सम्मेलन है जहां पर विश्व के G20 के कई देश, करीब 40 से ज्यादा देश, G20 के देश और G20 के इनवाइटेड देश जो हैं हम्पी पहुंचेंगे और इस विशाल परिसर को देखेंगे। और कल्चरल वर्किंग ग्रुप के तहत यहाँ पर भारत के इतिहास का जो हिस्सा है हम्पी, यहाँ पर उन्हें साउंड एंड लाइट शो के तहत उन्हें इससे परिचय कराया जाएगा। G20 के तमाम डेलीगेट जो है इन हम्पी के इन रूइंस को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। G20 की शेरपा मिनिस्ट्रियल लेवल की बैठक भी हम्पी में हो रही है और विश्व में जो G20 देश हैं, इन तमाम देशों के वरिष्ठ मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। और ये जो एजेंडा रहेगा इस बैठकों के दौरान, ये साफ होगा कि किस तरह से भारत वसुधैव कुटुंबकम का जो मोटो लेकर चल रहा है और भारत अपना विशाल और प्राचीन इतिहास को आज भी जिंदा रखा है, वो याद ताजा दिला रहा है। तो आने वाला पूरे 5 दिनों में, 5 या 6 दिनों में हम्पी के इस क्षेत्र में हम्पी का ये जो खंडर है, ये जाग उठेगा और ये खंडर इतिहास बयान करेगा। कैमरामैन वासुकी और उत्तम के साथ आयशा खानम, DD न्यूज, हम्पी। और इस 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 75 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक का प्रमुख उद्देश्य वैश्विक व्यापार और निवेश से संबंधित मुद्दों पर भारत की G20 अध्यक्षता में रखे गए कार्य उन्मुख प्रस्तावों को पूरा करने पर आम सहमति बनाना होगा। बैठक के पहले दिन व्यापार अवसंरचना पर एक संगोष्ठी में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के विस्तार में लॉजिस्टिक्स की भूमिका और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के वैश्विक होने, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण पर चर्चा होगी। संगोष्ठी के बाद G20 प्रतिनिधियों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा और रात्रि भोज का आयोजन भी किया जाएगा।
11 और 12 जुलाई को तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसके दौरान G20 अध्यक्षता के प्रस्तावों पर G20 सदस्य देशों आमंत्रित देशों से विशिष्ट सुझाव टिप्पणियां मांगी जाएंगी। इन सुझावों को मंत्री स्तरीय विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करते समय उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा, जिसे आगामी अगस्त माह में जयपुर में होने वाले G20 व्यापार और निवेश मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान अपनाया जाएगा। तो गुजरात में कल से G20 की व्यापार और निवेश कार्य समूह की तीसरी बैठक का आयोजन होगा। और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और उससे पहले कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा मिशन मोड में काम कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया। जहां चुनाव को लेकर पार्टी में बैठकों का दौर जारी है, वहीं पार्टी के कई बड़े नेता भी लगातार रैली कर रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजधानी दिल्ली में छतरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। और रेल मंत्रालय ने अनुभूति और विस्टाडोम कोचों सहित वातानुकूलित बैठने की सुविधा वाली सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी में छूट योजना शुरू की है। ये छूट मूल किराए पर अधिकतम 25% तक होगी। लागू होने वाले अन्य शुल्क अलग से लगाए जाएंगे। ये छूट तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। पिछले 30 दिनों के दौरान 50% से कम भरी सीटों वाली श्रेणियों वाली ट्रेनों को ध्यान में रखा जाएगा। पहले से सीट आरक्षित करा चुके यात्रियों के लिए किराए का कोई रिफंड स्वीकार्य नहीं होगा। उन ट्रेनों के मामले में जहां किसी विशेष श्रेणी में फ्लेक्सी किराया योजना लागू है और सीटें कम भरती हैं, सीटों को भरने के उपाय के रूप में शुरू में फ्लेक्सी किराया योजना को वापस लिया जा सकता है। छूट की ये योजना अवकाश, त्योहार, स्पेशल आदि के रूप में चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों पर लागू नहीं होगी। दिल्ली में शनिवार दिन भर हुई जबरदस्त बारिश ने पिछले 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को 9 घंटे में दिल्ली में 126.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इससे दिल्ली में एक दिन में इतनी अधिक बारिश का पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। राजधानी के सभी हिस्सों में झमाझम बारिश से एक और जहां मौसम खुशगवार हो गया, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी तथा एनसीआर के कई इलाकों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो जाने से कई इलाकों में भयंकर जाम लग गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। जाम के कारण लोगों को बेहद परेशानी उठानी पड़ी। मौसम विभाग ने आज के लिए भी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में तेज बारिश का पूर्वानुमान जताया है। दिल्ली के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और केरल में भी जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। पर्यटन नगरी नैनीताल में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में भूस्खलन हो गया है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं कई स्थानों पर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने के कारण यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। लगातार मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार और बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है और साथ ही कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो और जानकारी लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता नंदिनी मित्तल जुड़ रही हैं। नंदिनी, इस वक्त क्या कुछ अपडेट है बारिश को लेकर? कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर इस वक्त बारिश का कहर जारी है और प्रशासन की ओर से भी अलर्ट जारी किया गया है? बिल्कुल, पूरे प्रदेश में अगर बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में तो 10 जो जिले हैं वो बेहद प्रभावित हैं। कुल 12 जिलों में से लाहौल स्पीति,
की बात की जाए तो लोही जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। अटल टनल के पास भी पागल नाला नामक जगह पर मलबा आने के कारण और इसमें अत्यधिक पानी आने के कारण ये सड़क भी बंद है। कुल्लू जिले की बात की जाए तो ब्यास नदी उफान पर है, पार्वती नदी भी उफान पर है और कुल्लू का जो पूरा इलाका है कुल्लू मनाली वो शेष राज्य से कट गया है, क्योंकि यहाँ पर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग और वैकल्पिक मार्ग दोनों ही भूस्खलन के कारण बंद कर दिए गए हैं। खास करके मंडी जिला कहा जाए या कुल्लू कहा जाए, बिलासपुर कहा जाए या शिमला सोलन की बात की जाए, ये सारे जो जिले हैं वो बेहद प्रभावित हुए हैं। सतलुज नदी उफान पर है और यहाँ पर नाथपा झाकड़ी परियोजना 1500 मेगावाट की उसे बंद करने की नौबत आ गई है। जितने भी बिल्कुल नंदिनी, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो हम देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से बारिश का कहर जारी है और कई राज्यों में इस वक्त लगातार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहाँ पर रुक करते हैं असम का, जो यहाँ असम में भी बाढ़ की स्थिति फिर से गंभीर हो गई है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश जारी है। दिबांग नदी दिखो और ब्रह्मपुत्र खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या बढ़कर 7 पहुंच गई है, जिनमें विश्वनाथ, धेमाजी, कामरूप, लखीमपुर, चराईदेव, जोरहाट, शिवसागर हैं। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में आज भारी बारिश होने की संभावना है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या 29,000 से अधिक हो गई है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 122 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें धेमाजी, लखीमपुर और विश्वनाथ में सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय प्रशासन की टीमें भी लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर रख रही हैं। और मौसम विज्ञान केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 6 मील तक भूस्खलन होने के कारण मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूस्खलन के कारण बंद है। इससे कुल्लू मनाली का संपर्क राज्य के विशेष हिस्सों से कट गया है। चंडीगढ़ से शिमला जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग पर भी जगह जगह भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। किन्नौर में शनिवार से रुक रुक कर हो रही बारिश से किन्नौर कैलाश ट्रैकिंग यात्रा आगामी आदेश तक रोक दी गई है। मौसम विभाग ने राज्य में 10 जुलाई के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है और पूरे प्रदेश में 14 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने स्थानीय लोगों व पर्यटकों को संबंधित विभागों की ओर से जारी एडवाइजरी और दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। राज्य के सोलन जिले में भूस्खलन और भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिले के दोची में 3 भवन जमींदोज हो गए, जबकि कुल्लू जिले में लगातार हो रही वर्षा के चलते श्रीखंड महादेव यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं से खराब मौसम में यात्रा न करने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की स्थिति में कांगड़ा, चंबा, शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, सोलन, ऊना जिलों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। मूसलाधार बारिश से प्रदेश भर में 133 सड़कें बंद हैं। हवाई उड़ानें और ट्रेनें भी बाधित हैं। और हिमाचल प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश के बीच कई इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। भारी बारिश के चलते कुल्लू मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित है। वहीं कई नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश से कई घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है, वहीं सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के लोसर में ताजा हिमपात के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। तो नंदिनी मित्तल हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी नंदिनी, क्या कुछ जानकारी है इस वक्त बारिश के कहर को लेकर? बिल्कुल, अगर कहा जाए तो पूरा जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। सेब का सीजन है, लेकिन सेब को मार्केट तक पहुंचाने में बहुत ही मुश्किल आ रही है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और तेज बारिश हो रही है,
जिसके कारण कहा जाए सैकड़ों की संख्या में जो सड़कें हैं वो बंद हो गई हैं भूस्खलन की वजह से। इसके अलावा कुल्लू जिले में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है और कहा गया है कि आगामी आदेश तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने सभी पर्यटकों से और स्थानीय लोगों से अपील की है कि जब तक जरूरी ना हो वे घर से ना निकलें, क्योंकि अगर की जाए तो आज शाम तक बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। कल कुछ राहत हो सकती है, लेकिन कल भी ऑरेंज अलर्ट है हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में। अगर ब्यास नदी की बात करें, रावी नदी की वहाँ चंबा में बात करें या फिर सतलुज नदी की बात करें, तो ये सारी नदियाँ व नाले जो छोटे नदियाँ होती हैं वो सब उफान पर हैं। ऊना जिला बहुत अधिक प्रभावित है। यहाँ पर पहुँचने वाली जो हिमाचल एक्सप्रेस है दिल्ली से ऊना आने वाली, वो सरहिंद के पास जो है वो खड़ी है और वह ऊना की ओर नहीं आ पा रही है। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो आफत की बारिश है, लोग परेशान हैं, पर्यटक भी परेशान हैं, क्योंकि कुल्लू मनाली को जाने वाले दोनों ही जो मार्ग है, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो या वैकल्पिक मार्ग हो, वो दोनों ही बंद है। बिल्कुल नंदिनी, ऐसे में ये भी बिकॉज जिस तरह से आपने कहा तमाम पर्यटक स्थान है, कुल्लू मनाली है, कसौल है, ये तमाम वो स्थान है जहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही पूरे साल भर रहती है। तो किस तरह से, क्या कुछ खबर है, अगर इतनी बारिश है तो क्या फंसे हुए हैं वहाँ पर्यटक, किस तरह से उनको राहत पहुंचाने की कोशिश है प्रशासन की ओर से? प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। जो SDRF की जो टीमें हैं वो लगातार जहां जहां सूचना मिल रही है वहां से लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि अभी बहुत ज्यादा लोगों के कहीं ज्यादा फंसे होने की या आफत में होने की समाचार नहीं मिल रहा है। सभी को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है, लेकिन आफत की बारिश है, लगभग 10 लोगों की मृत्यु की भी खबर आ रही है, कई लोगों के बह जाने की खबर है, भूस्खलन की खबरें हैं। तो कुल मिलाकर जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त है। रेल बंद है, हवाई मार्ग बंद है, सड़क बंद है। यानी आप समझ सकते हैं कि हिमाचल में आना और वहां से वापस जाना काफी मुश्किल है। बिल्कुल नंदिनी, ऐसे में मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ अनुमान है, क्या राहत मिलने के कुछ आसार हैं? आज की बात की जाए तो आज तो रेड अलर्ट है और कल सुबह तक इसे जारी रखने की बात कही गई है। कल कहा जाए तो कल ऑरेंज अलर्ट है, यानी कुछ राहत हो सकती है, लेकिन सभी जगह पर जैसे ही मौसम खुलेगा थोड़ी भी वर्षा थमेगी, क्योंकि वर्षा बहुत ज्यादा तेज है और इन सारे इलाकों में राष्ट्रीय राजमार्ग अभी नए बने हैं, जिसके कारण पहाड़ अभी स्थिर नहीं हुए हैं। तो ऐसे में लोगों को यही कहा जा रहा है, चाहे टूरिस्ट हैं चाहे लोकल लोग हैं, उन्हें ये कहा रहा है नदी नालों से दूरी बनाए रखें, जरूरत हो तभी चलें और सावधानी बरतें और अंधेरे में तो बिल्कुल ही ना सफर करें। बिल्कुल नंदिनी, फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे अब संपर्क करेंगे और यहाँ पर बात कर लेते हैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के थाना मुनी के रेती के चौकी 82 इलाके में एक वाहन के खाई में गिर जाने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। रविवार की मध्य रात्रि में सोनप्रयाग से ऋषिकेश आ रहे वाहन के खाई में गिरने से हादसा हुआ है। वाहन में सवार कुल 11 लोगों में से 5 लोगों को SDRF ने सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू कर लिया, वहीं 3 लोग अभी भी लापता हैं। SDRF की ओर से राहत और बचाव का कार्य जारी है। वहाँ सवार लोग, जो गाड़ी में सवार लोग दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद और बिहार के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार यह हादसा उस वक्त हुआ जब उत्तराखंड नंबर का मैक्स वाहन मालाकुंती पुल से होटल आनंद काशी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहा था। वाहन गंगा नदी की ओर से खाई में गिर गया। जम्मू और कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरे दिन भी बंद रहा। इससे देश के शेष हिस्सों से कश्मीर का संपर्क टूट गया है। हाईवे पर हजारों की तादाद में वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। जाम से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। उधमपुर में लोगों को आने जाने से रोकने के लिए पुलिस की तैनाती कर दी गई है। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ABVP कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, एक राष्ट्र के विकास और समृद्धि में वहां की युवा शक्ति की भूमिका अहम होती है।
स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों से प्रेरित होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद युवाओं का चरित्र निर्माण कर उनमें राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन जीने का संस्कार अंकुरित कर रहा है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें स्थापना दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं। तो आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए उन्हें युवा शक्ति को सलाम करते हुए गृहमंत्री ने किया है ट्वीट। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा नए न्याय विधेयक को आगे बढ़ाने पर इजराइल में विरोध प्रदर्शन फिर से तेज हो गए हैं। इजराइल के व्यापारिक केंद्र तेल अवीव में शनिवार को न्याय प्रणाली में सुधार के खिलाफ हफ्तों में सबसे बड़ा सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शन देखा गया। देश भर में हजारों लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कुछ लोग तेल अवीव के मुख्य राजमार्ग आयलोन की ओर चले। इस दौरान इजरायली पुलिस ने उन्हें रोका और प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें की। बात करें कनाडा ओपन की, तो कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का शानदार प्रदर्शन जारी है। लक्ष्य सेन ने प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। शनिवार को खेले गए पुरुष एकल के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन ने जापान के खिलाड़ी को 21-17, 21-14 से हराया। वहीं भारतीय स्टार पीवी सिंधु को कनाडा ओपन के महिला एकल के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। अंतिम 4 में उनका सामना जापान की आकाने यामागुची से था, जिसको सिंधु पार नहीं कर पाई। जापानी खिलाड़ी ने सिंधु को 21-14, 21-15 से हराया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।